वेलकम बैक दोस्तों। BHIC 132 की एक और क्लास में आपका स्वागत है। इस क्लास में सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि जो प्लेलिस्ट सेक्शन मैंने बनाया हुआ है वो क्या है। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज है कि सर ये आपकी पहली क्लास है, लास्ट क्लास है, बाकी क्लासेस का है। तो सभी मुद्दे पे मैं डिस्कस करूंगा, साथ साथ थोड़ा सा सिलेबस पे भी डिस्कस करूंगा और इसी के साथ साथ एक टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाऊंगा जो मैं आपको बताऊंगा कौन सा टॉपिक है। तो क्लास थोड़ी सी लंबी चलने वाली है, एक एक पॉइंट को आप समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तो आपको इतना तो पता ही होगा दोस्तों कि ये कौन सा सब्जेक्ट है जो मैं यहाँ आपको पढ़ा रहा हूँ। यह है आपका BHIC 132। इसकी पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें आपके लगभग 15 के आसपास क्लासेस हैं, 15 प्लस ही होंगी, 15 से ज्यादा क्लासेस हैं। अगर आपने ये पहली क्लास आप ले रहे हैं तो जाके प्लेलिस्ट सेक्शन चेक कीजिए, वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा। एक एक चैप्टर मैंने कराया है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि क्लास पहली क्लास है जो आप यहाँ लेने आए हैं, ऐसी बहुत सारी क्लासेस 15 प्लस क्लासेस मैं ले चुका हूँ और उन क्लासेस में मैंने क्या क्या कवर करा दिया वो मैं आपको इस क्लास में बताऊंगा। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से कॉन्सेप्ट मैंने करा दिए हैं और आज शाम तक या कल सुबह तक जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक मैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट और कराने वाला हूँ। अगर इतनी बात आपको याद रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि सर आवाज आपकी साफ साफ सुनाई दे रही है। डन। देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये जो BHIC 132 है ये क्या है, आपका पूर्व मध्यकाल का इतिहास है। तो सबसे पहले तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि मैंने इसमें कौन कौन से चैप्टर्स या कौन कौन सी यूनिट्स आपको करा दी हैं और साथ साथ मैं आपको भी बताऊंगा कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। अगर पहली यूनिट की मैं बात करूँ, यूनिट नंबर 1, तो यूनिट नंबर 1 जो है आपकी, ये जो यूनिट नंबर 1 है इसका नाम है गुप्त साम्राज्य का उदय और विस्तार। जब मैंने पहली क्लास ली थी उसमें मैंने यूनिट आपको कंप्लीट करा दी है, जिसमें मैंने गुप्त काल के बारे में आपको बताया था, कैसे इसका उदय हुआ, महत्वपूर्ण शासक आपको बताया था। प्लेलिस्ट सेक्शन में क्वेश्चन पेपर 3-4 साल के क्वेश्चन पेपर मैंने सोल्व कराया। उसके बाद जो आपकी चौथी पांचवी क्लास होगी उसमें मैंने पहला चैप्टर कराया था आपको गुप्त साम्राज्य का उदय और विस्तार, और यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आना है। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% एग्जाम में होगा और पहला ही क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा कहाँ से होता है दोस्तों, यहीं से होता है आपका पहला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि पहला क्वेश्चन एग्जाम में कहां से आता है। साथ साथ आपको एक बात और यहां पर याद रखनी है कि ये वाला चैप्टर और सेकंड चैप्टर ये भी क्या है, गुप्त साम्राज्य है। ये भी क्या है, गुप्त साम्राज्य है। तो इन दोनों में से ही एक क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में आप इसे लिख सकते हैं। और ये दोनों चैप्टर मैं आपको अच्छे से करा चुका हूं कि गुप्त साम्राज्य में अर्थव्यवस्था कैसी थी, समाज कैसा था, संस्कृति और राजतंत्र कैसा था। ये दोनों चैप्टर मैं आपको करा चुका हूं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन 100% आने वाला है, इस बात पर आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 और सेकंड जो है गुप्त साम्राज्य से संबंधित है। दो कॉन्सेप्ट क्लास मैंने आपकी ली थी, एक में आपको ये कराया था और दूसरी क्लास में ये कराया था, यानी दो चैप्टर्स तो हमारे इस तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, सिंगल क्वेश्चन यहाँ से आता है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके लिए भी मैंने एक पूरी कॉन्सेप्ट क्लास ली थी जिसमें मैंने आपको पुष्य भीतु समाज और हर्ष साम्राज्य के बारे में बताया हुआ है। जो मेरी क्लासेस रेगुलर लेते हैं, जो स्टूडेंट्स मेरी क्लासेस रेगुलर लेते हैं उन्हें पता होगा, वो बता ही देंगे कि यस सर आपने ये वाला चैप्टर हमें पढ़ा दिया है। डन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये चैप्टर ये करा दिया है और चैप्टर नंबर 3 भी मैं आपको करा चुका हूँ। इसके अलावा बात करें अगर, एक क्लास में मैंने आपको दक्कन और दक्षिण भारत के साम्राज्य के बारे में बता चुका हूं। एक क्लास ली थी जिसमें मैंने स्पेशली आपको बताया था किस क्लास में मैं आपको दक्कन या दक्षिण भारत के साम्राज्य के बारे में बताऊंगा, किस तरीके से यहाँ पर शासन था। जब याद कीजिए मैंने आपको चोल चेर पांड्या वंश कराया था चोल चेर पांड्या साम्राज्य, दक्कन भारत का साम्राज्य और दक्कन क्षेत्र भी मैंने आपको बताया था कहाँ का क्षेत्र होता है, दक्कन क्षेत्र की परिभाषा आपको बताई थी। तो ये भी कॉन्सेप्ट क्लास में करा चुका हूँ। इसके आने के चांसेस भी एग्जाम में कई बार होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने क्लास ली थी, अभी बिल्कुल अभी जाके देखिए आप, वीडियो सेक्शन में भी मिल जाएगी वो, तो वहां उसके लिए आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो अभी मैंने आपकी क्लास ली थी वो इस चैप्टर पे ली थी, तो इसलिए मैं ये चैप्टर भी आपको करा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको पल्लव वंश, पांड्या वंश और कलचुरी राज्य के बारे में बताया था। नॉर्मल चीजें बताई थी। इसमें हालांकि थोड़ा सा टॉपिक बचा जिसको मैं ऐड करके आपको क्लास जरूर दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा पल्लव पांड्य कलचुरी राज्य में शासन कैसा था, प्रबंधन कैसा था, कृषि समाज कैसा था, कैसी राजस्व प्रणाली थी। बाकी जो भी क्वेश्चंस इसके बचते हैं वो मैं आपको कराऊंगा। इतनी बात क्लियर हुई। तो यानी कि शुरू के 5 चैप्टर्स मैं आपको करा चुका हूं और याद रखना इनमें से आपके कम से कम 3 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। 5 चैप्टर्स मैंने आपके करा दिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, मतलब 6 चैप्टर की बात करते हैं। अभी 6 चैप्टर मैंने आपको नहीं कराया, टीम इसको तैयार कर रही है, इसकी क्लास अभी आपकी बच रही है। तो एक कॉन्सेप्ट क्लास तो आपकी ये बचती है जिसमें आपको कराऊंगा मैं क्या, आपको चैप्टर का नाम तो दिखाई दे ही रहा होगा, जिसमें मैं आपको कराऊंगा कदम्ब और बादामी के चालुक्य। इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो बादामी के चालुक्य राजाओं पर ये आपको बताऊंगा,
और एक बताऊंगा होयसाला राज्य, है ना, या होयसाल राज्य के बारे में आपको बताऊंगा। मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा कि आपको लगे कि मैं बोल दूं मैंने कराया और नहीं कराया, है ना, वही मैं बताऊंगा जो नहीं ईमानदारी से मैंने नहीं कराया है तो ये मैं आपको कराऊंगा। और आपको भी पता होगा जो रेगुलर क्लास लेते हैं कि सर आपने नहीं कराया, इसके कमेंट भी आई थी कि बादामी के चालुक्य राजा सर रह गए हैं, ये मैं आपको कराऊंगा। लेकिन कल शाम को जो मैंने क्लास ली थी दोस्तों, कल शाम को जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने आपको ये चैप्टर करा दिया है, कौन सा, उत्तर काल में अर्थव्यवस्था और समाज। कल कराए थे अर्थव्यवस्था और समाज रात वाली क्लास में, प्लेलिस्ट में जाके चेक करो। प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको चेक कैसे करना है याद रखिए, जो आपका प्लेलिस्ट सेक्शन है उसमें इस तरीके से चेक की जाती है चीजें कि आपको करना क्या होता है। नॉर्मली आपको ये करना है, आपको अपना कोड डालना है प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके, है ना, और चेक करना है कि प्लेलिस्ट सेक्शन में क्या मेरी क्लास है या नहीं है। मैंने कोड के अनुसार प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको आसानी हो। BHIC 132 का कोड है आपका, मैच कीजिए, वहां पर आपको सारी क्लास मिल जाएगी। ये चैप्टर मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये रह गया काल में, उत्तर गुप्त काल में राज्य व्यवस्था कैसी थी, धर्म और संस्कृति कैसी थी, ये अभी रह रहा है। एक कॉन्सेप्ट क्लास आपकी ये हो जाती है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लास आपकी बनती है। डन। ये वाला चैप्टर राजपूत और राष्ट्रकूट, इस पर ज्यादातर टिप्पणी के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। किस पे आते हैं, टिप्पणी के क्वेश्चन इस पे आते हैं। यही क्लास मैं आपकी लूंगा अभी, ये इसी क्लास में मैं आपको राजपूत समाज के बारे में बता दूंगा, फिर आपका क्या रह जाएगा, राष्ट्रकूट रह जाएगा। तो इसका मतलब ये राजपूतों के बारे में भी यहाँ पर हमने पढ़ लिया है। एक कॉन्सेप्ट क्लास आपकी ये रह जाएगी। डन। एक कॉन्सेप्ट क्लास आपकी है, एक है आपकी अरब आक्रमण और महमूद गजनी, ये दोनों एक ही बात है, याद रखिए। अरबों के आक्रमण और महमूद गजनी जो है, इस पर आपकी एक कॉन्सेप्ट क्लास बनती है। तो कितनी हो गई, लगभग 4 कॉन्सेप्ट क्लास आपकी हो गई। बाकी के जितने भी चैप्टर हैं, मैं लगभग क्या करा चुका हूं दोस्तों, आपको कंप्लीट करा चुका हूं। जिनमें अगर बात करें तो मैंने आपको धर्म और संस्कृति वाले में बताया था, पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताएं जब कराई थी तो ये क्वेश्चन करा चुका हूं। कला, भाषा और समाज, इस टाइम पीरियड के बीच में 300 से 1206 ईस्वी तक के बीच में कला, भाषा और समाज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं। सामाजिक संस्कृति क्लास आज मैं लूंगा आपकी, और उसके बाद आपका सिलेबस खत्म हो जाता है, यानी कुल मिला के 4 से 5 कॉन्सेप्ट क्लास आपकी बचती हैं। ये आपका सिलेबस था। इंपोर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपोर्टेंट हैं। इंपोर्टेंट चैप्टर्स की बात करें तो अरब आक्रमण पे एक नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। इन दोनों पर टिप्पणी का क्वेश्चन जरूर आता है, और एक क्वेश्चन उत्तर गुप्त काल में से 100% आएगा। और पौराणिक हिंदू धर्म की विशेषताएं सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं। आपको बुक उठा के नहीं देखनी, अगर आप मेरी कॉन्सेप्ट क्लास लेकर पेपर में जाते हैं और अगर आपने हैंड रिटन नोट्स भी परचेज कर लिए हैं तो नहले पे दहला वाली बात हो गई, है ना, तो आपके 100% मार्क्स वहां पर आएंगे। डन। आगे बात करते हैं चीजों को समझने की। देखिए, ये तो हो गया सिलेबस की बात। अब हम आ जाते हैं आज की अपनी क्लास पर। आज की जो हमारी क्लास है वो किससे रिलेटेड है, सबसे पहले हम उस पर बात दोस्तों करेंगे। ओके, ये वाली आपकी क्लास नहीं है। आपकी जो क्लास है वो आज इस पर होगी, वो होगी आपकी कौन सी, बिल्कुल राजपूत समाज। आज की क्लास आपकी इस समाज पर होने वाली है, राजपूत वंश के ऊपर। ठीक है, तो गिफ्ट का आपको पूरी एक थंबनेल दिखाई दे रही होगी। गिफ्ट क्यों लगाए गए हैं, ये कहीं ना कहीं गिफ्ट इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर, है ना। और जो आप व्हाट्सएप पे खरीदते हैं वो पीडीएफ फ्री नहीं होती, वो पेड पीडीएफ होती हैं। तो अगर किसी के मतलब लाइक किसी को नहीं चाहिए पेड पीडीएफ तो आप व्हाट्सएप पे ना कमेंट करें, आप डायरेक्ट कहां पर जाएं, फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करेंगे राजपूत समाज के बारे में, राजपूतों के उद्भव के बारे में बात करेंगे। राजपूतों का उद्भव दोस्तों, क्या बात करेंगे हम, राजपूतों का उद्भव बात करेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी है। इतनी बात आपको क्लियर हुई। चलिए अब इस क्लास को करते हैं शुरू। आज की क्लास की थीम बहुत अच्छी मैंने रखी है ना, गिफ्ट विफ्ट आपको लगे हुए मिलेंगे, पूरी डिजाइनदार ये क्लास है ताकि आपकी थोड़ी मोनोटोनियस लाइफ जो है वो खत्म हो जाए। हालांकि मैं बिल्कुल ब्लैक बैकग्राउंड रखना ज्यादा पसंद करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि राजपूत जो समाज है इसका अर्थ और महत्व क्या है। राजपूत समाज का अर्थ और महत्व की अगर बात करें तो सबसे पहले तो राजपूत शब्द के अर्थ को आप समझने की कोशिश करेंगे। राजपूत शब्द का अर्थ होता है राजा का पुत्र। राजपूत का मतलब क्या है, राजा का पुत्र, इसलिए ये लोग बहुत शक्तिशाली माने जाते हैं। राजपूत की अगर बात करें तो इसमें 2 शब्द हैं, एक है राज और एक है पूत। राज का मतलब होता है शासन करने वाला यानी राजा, है ना, और पूत का मतलब क्या होता है, पुत्र। तो राजपुत्र का मीनिंग क्या बना, हम इसे कह सकते हैं राजपुत्र भी कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, राजपुत्र भी कह सकते हैं। राजा के पुत्र को ही पहले क्या कहा जाता था, राजा के पुत्र को ही पहले कहा जाता था राजपूत। डन। अगर इनके महत्व की बात करें तो इन लोगों को किस नाम से जाना जाता था,
कहीं कहीं पे इन्हें रावत कहते थे, कहीं कहीं पर रोता कहते थे, कहीं कहीं पर राल कहते थे, है ना। महारावल रतन सेन सुना होगा ना, महारावल रतन सेन राजपूत, डन। तो इस तरीके से कई नामों से इन्हें जाना जाता था। कौन कौन से नाम से इन्हें जाना जाता था दोस्तों? इन्हें कहीं कहीं पर रावत कहते थे, इन्हें कहीं कहीं पर क्या कहते थे? रोता कहते थे, ठीक है, और इसके अलावा कहीं कहीं पर राल कहते थे, है ना। और वैसे इनका नाम क्या था? राजपूत, यानी राजा के पुत्र। अगर इनकी महत्व की बात करें, अगर इनकी इंपोर्टेंस की बात करें, तो आपको पता नहीं है, आपने एक मूवी देखी होगी आजकल बड़ी फेमस है, पुष्पा, झुकेगा नहीं साला, तो वही है ये। राजपूत कभी झुकते नहीं थे, गर्दन कटवा लेंगे लेकिन राजपूत की तलवार कभी झुकेगी नहीं। तो यही इनका महत्व था कि एक तो सबसे हम कह सकते हैं इनके महत्व में एक बात आप हमेशा याद रखना कि इनको सबसे ज्यादा माना जाता था, इनके सम्मान के लिए जाना जाता था, ये सम्मान देते थे और सम्मान लेते थे, है ना। और दूसरी बात, सबसे शक्तिशाली ये किस समाज में थे, किस राज्य में सबसे शक्तिशाली थे? तो राजस्थान में ज्यादातर जो राजा मिलते हैं आपको, वो कौन से मिलते हैं आपको? राजपूत समाज से मिलते हैं। जैसे आपने पद्मावती की कहानी सुनी होगी, पद्मावती की कहानी सुनी होगी। पद्मावती का जो विवाह हुआ था वो राजा रतन सेन से हुआ था, राजा रतन सेन, राजा रतन सेन से हुआ था, है ना। महारावल रतन सेन से हुआ था। वो भी क्या थे? एक राजपूत थे, जिसने अलाउद्दीन खिलजी तक से हार नहीं मानी थी। अलाउद्दीन खिलजी, है ना, जिसने पूरा भारत जीत लिया था, उसके आगे भी अपने घुटने नहीं टेके थे। तो ये महत्व होता है हमारा किसका? राजपूतों का, कि झुकेगा नहीं, डन। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। जब भी आपको राजपूतों का क्वेश्चन दिखाई देगा, आपको मेरी एक सेंटेंस जरूर याद आएगा कि सर कहना चाहते हैं यहाँ पर झुकेगा नहीं, है ना। तो जैसे राजपूत, अब यही मत लिखिए ना कि मैंने कहा राजपूत झुकेगा नहीं, तो पहले पेपर में जाकर पहले ही जैसे आपसे पूछेगा राजपूतों पर टिप्पणी करो, तो तुमने लिख दिया कि राजपूत का मतलब है पुष्पा मूवी झुकेगा नहीं, है ना। तो इतना दिमाग नहीं लगाना अपना, बस ये हिंट के लिए है। दूसरी बात, राजपुत्र, मैंने कहा ना राजपूतों को क्या कहते हैं? कहीं कहीं पे राजपूतों को हम राजपुत्र भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? राजपुत्र। देखो, राजपुत्र एक सेना प्रमुख के रूप में, याद रखिए राजपूतों का सबसे ज्यादा काम होता था, सेना प्रमुख बनते थे ये। अगर किसी समाज में भी ये जाते थे तो सेना प्रमुख बनते थे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मुगल काल की बात करूं, तो मुगल काल के दरबार में राजपूतों को बहुत ज्यादा जगह दी गई थी। कारण क्या थे? ये लोग बड़े ही क्या होते थे, ऐसा मान सकते हो आप, ये बहुत ही ज्यादा होते थे शक्तिशाली भी, तो आप कह सकते हो ये योद्धा होते थे, है ना। जैसे कि यूरोपियन समाज में नाइट होते थे ना, घुड़सवार सैनिक, उसी तरीके से हमेशा सैनिक प्रमुख के रूप में काम करते थे। जितने भी राजपूत होते थे इन्हें सेना का प्रमुख या सेनापति बनाया जाता था, क्योंकि ये बहुत ज्यादा ताकतवर ही नहीं, ऐसा भी कह सकते हो आप कि जो होते नहीं जिगर वाले इन्हें मान सकते हो आप राजपूत को, है ना। अब राजपूतों को घुड़सवारी के रूप में दर्शाया गया, याद रखिए घुड़सवार के रूप में आप इन्हें कहें, घुड़सवारी को ना कहें आप इन्हें किसके रूप में कहें? इन्हें घुड़सवार के रूप में दिखाया गया है, जिन्हें हम यूरोपियन समाज में, इन्हीं घुड़सवार को, यूरोपियन के जो 3 वर्ग थे यूरोपीय समाज में, इन्हें हम नाइट के नाम से जानते थे। नाइट यानी कि घुड़सवार, नाइट यानी कि घुड़सवार, ठीक है। एक तो इन्हें घुड़सवार के रूप में दिखाया गया राजपूतों को, और दूसरा हमेशा इन्हें क्या माना गया है? इन्हें सेना प्रमुख के रूप में दिखाया गया है। इन्हें हमेशा ही सेना प्रमुख माना गया है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा राजपूतों के वंशज में प्रतिहार घोड़ों का स्वामी, प्रतिहार जो होता था, याद रखिए इसमें एक पोस्ट होती थी, राजपूतों में एक पोस्ट होती थी प्रतिहार, जिसका मतलब होता था घोड़ों के स्वामी, यानी घोड़ों के मालिक, जो घोड़ों की देखरेख करते हैं, घुड़सवारी सेना का प्रतिनिधित्व करते हैं और एक महान घुड़सवार योद्धा कहलाते हैं। ऐसे व्यक्ति को प्रतिहार कहते थे। आप गुज्जर प्रतिहार वंश से इसको क्या कर सकते हैं? थोड़ा सा मैच कर सकते हैं। जैसे गुज्जर प्रतिहार वंश की अगर बात करें तो उसमें जो गुज्जर समाज था वो क्या करता था? वो सेम इक्वालिटी रखता था, बिल्कुल राजपूतों वाली, शक्तिशाली प्लस घुड़सवार, डन। इतनी बात आपको याद रखनी है। साथ साथ 2 पॉइंट आपको क्लियर हुए। तीसरा पॉइंट, पुरानी प्रथाओं के अनुसार राजस्व इकट्ठा करना। इनका कहीं ना कहीं एक काम और होता था, ये क्या करते थे? राजस्व इकट्ठा करते थे। और मैंने आपको पहले ही बताया है राजस्व का मतलब होता है टैक्स। तो टैक्स का क्या करते थे दोस्तों? टैक्स का ये कलेक्शन करते थे। कौन? हमारे राजपूत। जब भी किसी भी दरबार में किसी भी जगह इन्हें कोई पद मिलता था तो ऐसे ही पद मिलते थे, तो घुड़सवार सैनिक या सेना प्रमुख, या इन्हें मिलता था राजस्व इकट्ठा करने का कार्य। इसके अलावा सामंती प्रमुख राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। कहीं कहीं पे इन्हें सामंत यानी जमींदार के रूप में भी देखने के लिए मिले हैं, है ना। यानी कहीं भी इन्हें कोई भी पोस्ट मिलती थी, ऐसी मिलती थी जो समाज में ऊंचे दर्जे की पोस्ट हो, इन्हें कभी भी नीचे दर्जे पर नहीं रखा जाता था। जैसे आपने बॉलीवुड जो एक्टर उनका नाम सुना होगा, जिनका नाम क्या नाम है सर जी? अरे एक बहुत राजकुमार, हाँ, जो राजकुमार है उनका नाम सुना होगा आपने, तिरंगा मूवी देखी होगी, है ना। तो ना तलवार की धार से ना परवरदिगार से, है ना, बंदा, सॉरी, ना तलवार की धार से
ना गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो परवरदिगार से। तो वो व्यक्ति कौन थे? वो राजकुमार भी राजपूत थे। तो इस तरीके के जो डायलॉग राजपूत समाज में देखने के लिए मिलते हैं, ऐसा माना जाता है अगर राजकुमार के बॉलीवुड वाले राजकुमार की बात करें तो वो भी कभी किसी डायरेक्टर के सामने झुके नहीं। एक तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ, एक किस्सा बहुत ज्यादा फेमस है उनका, कि एक बार उनसे कहा गया कि सर आपकी शूटिंग, मैं राजकुमार की बात कर रहा हूँ एक्टर की, वो भी राजपूत समाज से थे। तो एक बार उनसे क्या कहा गया? उनसे कहा गया कि आपको क्या करना है, शूटिंग के दौरान आपको एक नदी में नहाना है ना। तो उन्होंने मना कर दिया, कह रहे ये हमारे राजपूत शान के खिलाफ है नदी में नहाना। डन। तो इस तरीके से ऐसी छोटी छोटी बातों पर वो मूवी को क्या कर देते थे, छोड़ देते थे। तो इतना समझ जाओ कि राजपूत खून में ये चीज होती है जिसे हम कह सकते हैं थर्ड स्टेज ऑफ ईगो, है ना। ये ईगो होता है, इसे आप ईगो ना कहिए, नेगेटिव नहीं है, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। जैसे आपने सुना होगा भारतीय सेना में भी एक राजपूत बटालियन होती है जो किसी के सामने नहीं झुकती। डन। तो आपको याद रखनी है, तो राजपूतों का महत्व ही यही है ना। राजपूत अपने आप में एक अच्छा खासा टॉपिक है और हमारे समाज का वो अंग है जो जिसने या तो राजा के रूप में काम किया है, या प्रमुख के रूप में काम किया है, या जमींदार के रूप में काम किया है, या फिर राजस्व कलेक्टर के रूप में काम किया है। यानी कुल मिला के ये एक अच्छी पोस्ट पर विद्यमान रहे हैं। तो सलाम है हमारे ऐसे राजपूतों को। आगे बात करते हैं। देखिए हम किसी जाति को पॉइंट आउट नहीं कर रहे, राजपूत लोग आकर भिड़ने लगे हमारे बारे में, सर क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारे बारे में अच्छी बातें बता रहा हूँ लोगों को, है ना। चलिए आगे अगर बात करें, राजपुत्र राजाओं और अधिकारियों के पुत्रों के रूप में, याद रखिए राजपुत्र जो होते थे वो मैंने तो बताया था आपको कि राजा के पुत्र होते थे। किसके पुत्र होते थे दोस्तों? हमेशा वो राजा के पुत्र होते थे। और जब वो राजा के पुत्र होंगे तो सीधी सी बात है उन्हें कोई नीचे दर्जे का काम तो दिया नहीं जाएगा। या तो क्या बनेंगे? कोई अधिकारी बनेंगे, भाई सीधी सी बात है, या तो वो अधिकारी बनेंगे या फिर राजा की गद्दी संभालेंगे। यानी राजा के क्या बनेंगे दोस्तों? या तो राजा के क्या बनेंगे? उत्तराधिकारी बनेंगे। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी। डन दोस्तों। तो या तो उत्तराधिकारी बनेंगे या क्या बनेंगे? राजा के बाद कोई अधिकारी की पोस्ट पर जाएंगे। राजाओं के वास्तविक बेटों को उपाधि, याद रखिए राजपुत्र केवल उन्हें कहा जाता था जो राजा के वास्तविक बेटे होते थे। इसका मतलब राजा का जो वंश होता था उसे राजपूत कहा जाता था, है ना। ऐसा नहीं है कि जो एक होता है ना, एक ब्लड रिलेशन होता है, एक मूवल रिलेशन होते हैं। तो मूवल रिलेशन वालों क्या नहीं होते थे? राजपुत्र आप नहीं कह सकते। जो राजा के जितने वास्तविक बेटे होंगे वही राजपूत कहलाते थे। विशेष शक्तियों का प्रयोग, ये जो थे राजपूत जो होते थे यानी राजा के जो पुत्र होते थे विशेष शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते थे। ऐसा मान के चलिए इन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त थे। इन्हें क्या थे? इन्हें कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते थे, स्पेशल राइट्स होते थे। तुमने आज भी देखा होगा जो शक्तिशाली राजपूत समाज है कुछ विशेष स्पेशल राइट्स रखता है, चाहे गवर्नमेंट, चाहे डेमोक्रेसी हो, चाहे कुछ भी हो देश में, इन पर कोई विशेष इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता। क्योंकि आपने एक बात सुनी होगी, पैसा बोलता है, और वास्तव में पैसा बोलता है, बस सुनने वाला होना चाहिए। डन। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो अगली बात अगर हम करें तो जागीर के प्रशासक के रूप में काम करते थे। जागीर होती है दोस्तों जमीनें, तो जमीन के प्रशासन का काम ये देखते थे। तो मैंने आपको बताया ना, हमेशा आपको ऐसा लगा कितना अच्छा ये समाज होता था, लगेगा कारण क्या? इनकी पोस्ट ऐसी होती थी, या फिर इनके पास टैक्स कलेक्शन की पावर होती थी, टैक्स ये कलेक्ट करते थे। टैक्स कलेक्शन की इनके पास क्या होती थी दोस्तों? पावर होती थी। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये काम आपको समझ में आए, या तो क्या होते थे, या तो राजा के वास्तविक बेटों के रूप में इनको उपाधि मिल जाती थी राजपुत्र, और विशेष अधिकार इन्हें मिल जाते थे। साथ साथ जमीनों के प्रशासन पर इनका हक होता था, और टैक्स कलेक्शन का काम ये करते थे। ये सब क्या थी? इनकी एक तरीके से ये सब इनकी जिम्मेदारी थी, ये सब इनके दायित्व थे, उत्तरदायित्व थे, आप ऐसा कह सकते, ये इनकी जिम्मेदारियां थी। समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है टॉपिक राजपूतों वाला? तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं सर मजा आया राजपूत वाला टॉपिक पढ़ के। इसके अलावा राजपूतों की उत्पत्ति को लेकर काफी ज्यादा वाद विवाद है। ये समझ में नहीं आया कि राजपूत समाज की उत्पत्ति कैसे हुई। इतिहासकारों ने पूरी कोशिश करी और कई वाद विवाद इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत साफ दिखाई दे रहा होगा, वरना मैं इसे जूम करता हूँ। हल्का से इसे जूम करने की जरूरत पड़ेगी आपके लिए ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। देखिए ये 4 विवाद है जो राजपूतों की उत्पत्ति से संबंधित है। अब साफ दिखाई दे रहा है आपको? ठीक है। देखिए ये 4 ऐसे विवाद हैं, 4 विवाद जो किसको लेकर है? 4 डिबेट इस बात को लेकर हुई कि राजपूत समाज की उत्पत्ति कैसे होती है। राजपूत समाज की उत्पत्ति को लेकर ये क्या है? 4 विवाद है। याद रहेगा दोस्तों? देखिए पहले विवाद की अगर हम बात करें तो पहला विवाद क्या है? राजपूतों की उत्पत्ति एक रहस्य है, अपने आप में क्या है? एक मिस्ट्री है ना। एक क्या मिस्ट्री है? आप ऐसा कह सकते हैं अज्ञात है। अभी तक ये पता नहीं चला कि राजपूत समाज की उत्पत्ति कैसे होती है ना। तो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं सनातन समाज हम इसे मान सकते हैं, इसकी उत्पत्ति और अंत का पता नहीं है। तो अब तक ये बात क्या है दोस्तों? कहीं ना कहीं रहस्य की बात है। इसके अलावा दूसरी अगर हम बात करें, प्रतिहार और परंपरा आदि की उत्पत्ति अग्निकुंड से। ऐसा माना जाता है कि राजपूतों में जो प्रतिहार वंश है ना, या फिर परमार वंश जो है,
इनकी उत्पत्ति ऐसी मानी जाती है अग्निकुंड से हुई है। जैसे पुरानी गाथाओं में, महाकाव्यों में कहा जाता है ना कि द्रौपदी का जन्म अग्निकुंड से हुआ था, तो इसी प्रकार इनकी उत्पत्ति भी कहीं कहीं पर अग्निकुंड से बताई जाती है। राजपूतों के सूर्य और चंद्र मूल का उल्लेख है। याद रखिए, इनका मूल ये माना जाता है कि इनकी उत्पत्ति सूर्य या चंद्रमा से हुई है, क्योंकि जैसे सूर्य किसी के आगे झुकता नहीं है बल्कि सामने वाले को झुका लेता है, ऐसे ही राजपूत के सामने भी सबको झुकना पड़ता है। कोई भी सूरज की तरफ आंखें उठा के नहीं देख सकता, आपको पता ही होगा, है ना, सिवाय कर्ण के। महाभारत में कहा जाता है कर्ण ही सूरज से आंखें मिला पाता था, क्योंकि सूर्य पुत्र कर्ण था, है ना, सूरज के बेटे थे, तो बेटा तो बाप की आंखों में देख ही सकता है, लेकिन तुम ट्राई मत करना, चांटे भी लग जाते हैं। इसके अलावा साहित्यिक ग्रंथों में वर्णित 36 वंश की सूची, याद रखिए किसकी, 36 वंश की सूची है, जिनमें से एक हमारा क्या है, राजपूत, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 36 राजपूत वंशों की सूची यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती है। तो ये क्या था, हमारे 4 प्रकार के विवाद थे जो कि राजपूत समाज को लेकर अभी तक चल रहे हैं, है ना। चलिए इसको अंजुम करते हैं, अगले टॉपिक की तरफ हम चलते हैं। अगला टॉपिक है राजपूतों के उदय की प्रक्रिया, कैसे इनका उदय होता है, किसका, राजपूत समाज का। राजपूत समाज कैसे होता है इसको आप समझने की कोशिश करिए। पूरे प्रोसेस के बारे में मैंने आपको बताया है यहाँ पर कि क्या प्रोसेस रहा जिससे राजपूत समाज शक्तिशाली बन गया धीरे धीरे। कृषि और प्रादेशिक बस्तियां, एक तो बात आपको याद रखनी है, कृषि और प्रादेशिक बस्तियां क्षत्रियों की सामाजिक स्थिति में गतिशीलता। भाई जैसे जैसे कृषि समाज बसने लगा, जैसे जैसे कृषि समाज बसने लग गया और लोग स्थायी कृषक बन गए, एक जगह रहकर खेती करने लगे, वैसे वैसे क्या हुआ, उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी, और जैसे उन्हें सुरक्षा की आवश्यकता पड़ी तो सामाजिक स्थितियों में एक वर्ग उभर कर सामने आए, हम क्षत्रिय वर्ग कहते हैं। उस क्षत्रिय वर्ग में हमारे शामिल होते थे कौन, राजपूत। राजनीतिक श्रेष्ठता इन्हें क्या मिलने लगी, राजनीतिक श्रेष्ठता मिलने लगी, राजनीतिक रूप से क्या हो गए, बहुत ज्यादा फेमस होने लगे, क्योंकि किसी से डरते नहीं थे, सुरक्षा करने के मामले में सबसे आगे ये रहते थे। सामंती स्थिति से स्वतंत्रता, याद रखिए यहाँ पर ये सामंती स्थिति में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे इससे भी स्वतंत्रता मिलने लगी और समाज के एक अलग वर्ग के रूप में उभर कर सामने आए। भूमि वितरण प्रणाली की बात करें तो मैंने आपको बताया था भूमि का बंटवारा किसानों में नहीं बल्कि जमींदारों में, राजा के द्वारा किया जाता था। इसे राज वंश में सबसे ज्यादा शक्तिशाली ये बनते दिखाई दे, क्योंकि राजा क्या करते थे, अपनी जमीन अपने पुत्रों में ही बांटते थे। तो भूमि का वितरण प्रणाली ये थी। किलेबंदी और अंतर्वंश संबंध, इसमें अगर हम बात करें तो याद रखिए किलेबंदी की परंपरा भी तभी शुरू हुई थी जब राजपूतों ने समाज की सुरक्षा करनी शुरू की, तभी जाके दुर्ग बनवाए गए, तभी जाके क्या बनवाए गए दोस्तों, दुर्ग बनवाए गए। दुर्ग से क्या होता था, दूरी, लंबी दूरी तक सूचनाएं का प्रसार आप ऐसा कह सकते हैं। दुर्ग जो होता था वो महल की 4 दीवारें जिसमें वो किलेबंद होता था, उस किलेबंदी के साथ में दुर्ग बनाया जाता था, जहां से हमला करने में आसानी हो और दुश्मन पर नजर रखी जा सके कि दुश्मन हमारे किले से कितनी दूर है। इतनी बात अगर आपको याद रहेगी तो हम पॉइंट में आगे बढ़ते हैं। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इस पर आपको कुछ सोचने वाली बात ही नहीं है। एक पॉइंट बनता है त्रिपक्षीय संघर्ष, 3 पक्षों के बीच में संघर्ष होता है, गुज्जर प्रतिहार का उद्भव, है ना। भाई एक तो हमारा कौन सा था, राजपूत वंश था, है ना, दूसरी तरफ कौन थे हमारे, गुज्जर प्रतिहार, कौन थे, गुज्जर प्रतिहार। तो इनके बीच में क्या होने लगा, इनके इन समाजों के बीच में धीरे धीरे क्या होने लगा, संघर्ष होने लगा। और एक हर्ष साम्राज्य तो हमारा था ही, है ना, एक क्या था हमारा, हर्ष का साम्राज्य, हर्षवर्धन वाला, वर्धन साम्राज्य। इन तीनों के बीच में बार बार लड़ाइयां होती थी और इन तीनों के बीच में होने वाली लड़ाइयों को त्रिपक्षीय संघर्ष का नाम दिया गया। हर्ष का काल उथल पुथल का काल था, मैंने आपको बताया हर्ष ने कभी भी शांतिपूर्ण काल नहीं बताया, हमेशा इसके काल में युद्ध ही होते रहे। इसके अलावा प्रतिहार राजा ने 8वीं शताब्दी पर कन्नौज पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ जो प्रतिहार गुज्जर प्रतिहार वंश थे, इन्होंने कन्नौज, जिसे उस समय कान्यभुज कहते थे, बताया था ना मैंने आपको, कन्नौज को उस समय क्या कहते थे, कान्यभुज कहते थे, जो कि गुप्त साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। दूसरी तरफ गुज्जर प्रतिहार ने किस पर, कान्यभुज पर कब्जा कर लिया। भोज ने क्या किया, गुज्जर भूमि पर वर्चस्व कर लिया। अभी जो भोज है, ये भोज कौन है, कान्यभुज पे शासन करने वाले जो भोज वंश है, इन्होंने क्या किया, गुज्जर प्रतिहार वंश पर दूसरी तरफ शासन कर लिया। तो इन सारे मुद्दों को समझाने का उद्देश्य क्या, ताकि आप ये समझ पाए कि त्रिपक्षीय संघर्ष में हो क्या रहा था। गुज्जर प्रतिहार कोशिश कर रहे थे कि हर साम्राज्य पर कब्जा कर ले, और हर साम्राज्य कोशिश कर रहा था कि राजपूतों को अपने अंडर कर ले, और राजपूत सोच रहे थे इन दोनों पर हमला करके इन दोनों का शासन छीन लूं, और राजपूत वंश का अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता से क्या था, शासन था। ये बात आपको क्लियर हो ही गई होगी दोस्तों। तो त्रिपक्षीय संघर्ष था गुज्जर प्रतिहार, हर साम्राज्य और राजपूतों के बीच। रेलवे लाइन, है ना। चलिए, गुज्जर प्रतिहार के बाद मुख्य राजपूत राज्य चंदेल, परमार, बघेल और गोहिल, है ना। तो ये जो है आपके 4 राज्य यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। एक तो है चंदेल राज्य, दूसरा है परमार राज्य, परमार, और तीसरा है आपका बघेल, है ना, और इसके अलावा चौथा है आपका गोहिल। क्या है चौथा, आपका गोहिल। ये 4 ऐसे राज्य थे जिन्हें आप इन चारों राज्यों क्या कह सकते हैं, ये 4 राजपूत राज्य थे। चारों क्या थे, राजपूत राज्य थे, इन पर राजपूतों का शासन था। इतनी बात आपको याद रहेगी नॉर्मल सी,
है ना। अभी रेलवे की पटरी पता नहीं टीम ने क्यों लगाई है, इसके ऊपर मेरे को कोई लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। डन, कुछ ना कुछ सोच के तो जरूर लगाई होगी, ठीक है। शायद ऐसा हो कि ये चारों एक ही रास्ते पे पड़ते हो। डन, हाँ, जीवन में आगे बढ़ते रहना, चलो ऐसा मान सकते हैं कि जीवन में आगे बढ़ते रहना। क्लियर। आगे अगर हम बात करें तो बाद के पश्चिमी और उत्तर पूर्वी राजस्थान के राजपूत राज्य, याद रखिए मैंने आपको बताया था राजपूत जो समाज था वो ज्यादातर किस क्षेत्र में था, वो राजस्थान में सबसे शक्तिशाली माना जाता है। और राजस्थान के दो इलाके ऐसे थे, एक तो पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर वाला इलाका है, चित्तौड़ पश्चिमी राजस्थान, और दूसरा कौन सा, उत्तर पूर्वी जो राजस्थान है, जयपुर वाला जो इलाका है, उत्तर पूर्वी राजस्थान में जयपुर वाला इलाका, और पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर चित्तौड़ वाला जो इलाका है, वहां पर राजपूत राज्य थे। और कौन कौन से वंश थे आपको दिखाई दे रहे होंगे वहां पे, एक तो राठौड़ वंश था, एक देवड़ा वंश था जिसे चौहान वंश भी आप कह सकते हो, और एक सिवाना वंश था। ये तीनों ही क्या है, सरनेम से राजपूतों के। और ये कुछ किले आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये इन्हीं तीनों वंशों के किले आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। किलों की कुछ तस्वीरें आपको दिखाई दी होंगी। अगली बात करें, राजपूत वंश का प्रसार किस प्रकार हुआ, कैसे राजपूत वंश हमारा फैला। आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत साफ साफ, इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, राजपूत वंश का प्रसार। लो मैं जूम करता हूं इसको ताकि आपको चीजें दिखाई दे। हालांकि पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पर समझाया गया है कि राजपूत जो वंश था ये कैसे फैला, राजपूत वंश कैसे फैला। तो इसके लिए 4 पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाए गए हैं, उम्मीद है आपको साफ साफ दिखाई दे रहे होंगे। डन, इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई हो तो चारों पॉइंटों को पढ़ के एक बार ये समझने की कोशिश आपको करनी है कि जो राजपूत राजा थे ये किस तरीके से फैले, धीरे धीरे फैले। जैसे पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि छोटे कुलों और प्रमुख वंशों, इसे काट कर लिख लेना, प्रमुख वंशों का परिणाम। याद रखिए जो छोटे परिवार होते हैं, छोटे परिवार इन द सेंस, कुल का मतलब यहाँ पे परिवार है, और प्रमुख वंशों का परिणाम था। कुछ प्रमुख वंश, मैंने आपको बताया कुछ राजा प्रमुख राजा वंश हुए जिनके पुत्र राजपुत्र कहलाए। तो छोटे छोटे परिवारों से क्या हुआ, नए नए राजपूत समुदायों का उदय हुआ। एक कारण तो आपका ये हो गया। दूसरा कारण क्या होगा, कबीलों के नए सदस्यों के उपकुल का उदय। और याद रखिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो पहले कबीले लोग थे, कबीलियाई लोग थे, जो कबीले का सरदार होता था वो अब अपने पुत्रों को राजपुत्र की संज्ञा देने लग गया धीरे धीरे। और इस तरीके से कबीलों के नए सदस्यों को उपकुल का उदय हुआ। उपकुल का मतलब होता है भाई कुल तो हो गया परिवार, कुल तो क्या हो गया, परिवार हो गया। और परिवार के अंदर अगर कोई समुदाय बन जाए, परिवार के अंदर किसी नए समुदाय की उत्पत्ति हो, कोई नया वंश शुरू हो जाए, तो उस वंश को क्या नाम दिया जाएगा, उपकुल नाम दिया जाएगा, है ना। ये यहाँ पर होना शुरू हो गया। तीसरी बात, राजपूत शक्ति धीरे धीरे क्या होने लगी, बढ़ने लगी। और जब राजपूतों की शक्ति बढ़ने लगी तो इसे राजपूतीकरण प्रक्रिया नाम दिया गया। इस प्रक्रिया को क्या कहा गया, राजपूतीकरण। जब राजपूत समाज का जो प्रसार धीरे धीरे होने लगा, ये फेमस प्रसिद्धि प्राप्त इन्होंने कर ली, है ना, समाज में इन्हें इज्जत सम्मान की दृष्टि से देखा जाने लगा, तो इसी प्रक्रिया को हम राजपूतीकरण कहते हैं, जब राजपूत समाज को बढ़ावा मिला। तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी दोस्तों। आगे अगर हम बात करें तो राजपूतों की राजनीतिक और सेना प्रणाली, है ना, राजपूतों की जो राजनीति थी और सेना प्रणाली कैसी थी, इस पर हम बात करेंगे। प्रशासनिक मामलों में रानियों द्वारा मदद। याद रखिए जो राजपूत थे इनकी राजनीति की अगर बात करें तो जितने भी प्रशासनिक मामले होते थे, जितने भी क्या होते थे, प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन की बात होती थी, शासन चलाने की बात होती थी, उसमें याद रखिए शासन चलाने में ये रानियों से बहुत ज्यादा मदद लेते थे। किससे मदद लेते थे, रानियों से मदद लेते थे। रानियों से क्या लेते थे, मदद लेते थे। इससे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जब मुगल राजा अकबर की शादी जोधा से हुई थी, जो कि एक राजपूत रानी थी, तो उसने भी मुगल साम्राज्य को चलाने में कई बार जोधा से सलाह लेने की कोशिश की, तो उनसे मदद बहुत ज्यादा मिलती थी। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, भूमि अनुदानों के रूप में क्या होता था, राजनीति चलती थी। याद रखिए भूमि का अनुदान ये लोग करते थे, भूमि अनुदान करते थे। क्या करते थे, भूमि अनुदान करते थे। अनुदान का मतलब यही है कि भूमि दान में देना, है ना। तो भूमि यहाँ पर क्या होती थी, दान में दी जाती थी। मंत्रियों का कार्यकाल वंशानुगत होता था। याद रखिए यहाँ पर नेपोटिज्म चलता था, बाप के बाद बेटा क्या बनेगा, मंत्री बनेगा। तो मंत्रियों का जो पद होता था, आप ऐसे मान के चलिए जो मंत्रियों का पद होता था वो वंशानुगत होता था, यानी बाप के बाद बेटा मंत्री बन जाएगा। ऐसा यहाँ पर ही राजपूत समाज के बारे में जिक्र मिलती है। और यहाँ पर एक नौकरशाही व्यवस्था थी। आप कहोगे सर नौकरशाही क्या होता है, जैसे पहले के समय में नौकरशाही और आज के समय नौकरशाही में क्या अंतर है। आज के समय में इसी नौकरशाही को आप क्या कहते हो, इसी नौकरशाही को आप स्थायी कार्यपालिका कहते हो। क्या कहते हो, स्थायी कार्यपालिका,
है ना। स्थायी कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, जैसे आईएएस आईपीएस ऑफिसर हो गए आपके, आईएएस हो गया, आईपीएस ऑफिसर हो गया, तो प्रशासन चलाना, कानूनी प्रशासन चलाना या नॉर्मल प्रशासन चलाना नौकरशाही का काम होता है। और ऐसी नौकरशाही व्यवस्था किसने करी थी, राजनीतिक रूप से राजपूतों द्वारा की गई थी। तो उम्मीद है चारों पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे, इनको और डीप आप पढ़ सकते हैं किसमें, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। याद रखिए अपनी सुरक्षा के लिए राजपूतों ने कई किले और गढ़ बनवाए। क्या बनवाए, किले और गढ़। किले तो आपको पता ही है क्या होता है, किलों को ही अपनी भाषा में गढ़ के रूप में कहते थे। गढ़ मतलब जहां पर रहा जा सके, घर। तो राजपूतों के गढ़ों की अगर बात करें तो राजपूत समाज ने कई नए किले बनवाए, मंडोर के किले का निर्माण करवाया। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर है, जैसे मंडोर का किला, नागौर का किला। परंपराओं द्वारा निर्मित किले बड़ी संख्या में, याद रखिए छोटे मोटे किले नहीं है ना, बहुत सारे किले इन्होंने बनवाए। इसलिए कहा जाता है राजस्थान में सबसे ज्यादा किले आपको देखने के लिए मिलेंगे। राजस्थान में कहा, राजस्थान में सबसे ज्यादा किले आपको देखने के लिए मिलेंगे। बहुत सारे किले यहाँ पर राजस्थान में हुआ करते थे। क्लियर। तो राजस्थान को तो कहते हैं ना स्टेट ऑफ फोर्ट्स, किलों का शहर कहा जाता है हमारा राजस्थान। तो इधर राजपूत समाज आपको क्लियर हो गया होगा। राजपूत समाज पे मैं क्वेश्चन आपको लिख कर देता हूँ, आपको एक क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करनी है। आपको बताना है राजपूत समाज, राजपूत वंश किस प्रकार शक्तिशाली था, किस प्रकार शक्तिशाली था, इनकी उत्पत्ति को लेकर, इनकी उत्पत्ति को लेकर क्या विवाद है, क्या विवाद है। यह क्वेश्चन आपको मुझे करके दिखाना है और अगली क्लास में आपसे पूछूंगा क्वेश्चन आपने किया कि नहीं किया। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।